हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ा था, आज से बहुत क्लासेस पहले 3-4 क्लासेस। ठीक है, मैंने कहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुई थी, फॉर्मेशन उसकी कब बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस? 1885। शाबाश। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? उमेश चंद्र नेहरू। WC बनर्जी। और फाउंडर कौन थे इसके? हमने वो थ्योरीज भी पढ़ी थी, कौन कौन सी थ्योरीज थी? सेफ्टी वॉल थ्योरी, कुछ याद नहीं? चलो मैं फिर से लिख पढ़ाता हूँ, रिवाइज करवाता हूँ यार। जो मैं पढ़ाता हूँ क्लास से बाद में पढ़ा करो, ताकि बाद में आपको दिक्कत आएगी। देखो ये फेज जो था ना, ये मैंने आपको बताया था, इस फेज को बोलते हैं मॉडरेट फेज। मॉडरेट फेज क्यों कहते थे इसे मॉडरेट फेज? मैंने आपको बताया था कि जो फाउंडिंग फादर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, सभी वो पढ़े लिखे लोग थे, बाहर से पढ़ के आए थे। ठीक है, इंटेलेक्चुअल लोग थे, वो वायलेंस पे बिलीव नहीं करते थे। वो कहते थे कि मास मूवमेंट अभी हम स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारे जो लोग हैं उन्हें मास मूवमेंट के बारे में इतना आइडिया नहीं है। ठीक है, और ब्रिटिशर्स इतने पावरफुल हैं कि अगर हम कोई भी मास मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो 1857 में जैसे हमारा हाल हुआ था वैसा होगा। ठीक है, इसलिए हमने एक फाउंडेशन रखनी है, एक फायर इंडिया मूवमेंट की, जहाँ पे हम अपने काजेज सामने रखेंगे। कैसे? थ्रू 3 P's। मैंने आपको बताया था, कौन से 3 P's थे? प्रेज, पेटिशन एंड परसुएशन। लिखवाया था मैंने, ठीक है, शायद याद नहीं था सुनूंगा। अब सबसे पहला सेशन था 1885 में, कौन किसने लिया था? मैंने कहा था कौन प्रेसिडेंट थे पहले? WC बनर्जी। ठीक है, वो 72 डेलीगेट्स थे, बॉम्बे में हुआ था। पूना में होने वाला था लेकिन पूना में प्लेग आ गया था, उसकी वजह से बॉम्बे में हुआ। फिर 1886 वाला सेशन कलकत्ता में हुआ था, और कौन थे इसके प्रेसिडेंट? दादाभाई नौरोजी। शाबाश, दादाभाई नौरोजी। 1887 मद्रास में हुआ था, कौन थे इसके प्रेसिडेंट? बदरुद्दीन तैयबी। शाबाश। अब 1887 तक तो ईओ ह्यूम्स भी थे, और यहाँ पे लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन जो थे, उनका क्या मानना था? उनका कहना था कि ये कांग्रेस है, 3-4 लोग हैं बड़े बड़े, है ना, पूरे हिंदुस्तान की बात तो करेंगे नहीं, तो कोई बात नहीं, कुछ कर देते। तो गवर्नमेंट कांग्रेस के इतने खिलाफ नहीं थी। लेकिन 1887 में जब बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया, तो वहां से थोड़े से डिफरेंसेस आने लगे। कैसे आने लगे? 1885 पहला सेशन का कौन था? WC बनर्जी, ही वाज अ हिंदू। 1886 सेकंड सेशन कौन था? दादाभाई नौरोजी, ही वाज अ पारसी। तीसरा कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? जब उन्होंने देखा कि ये हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे हो गए, तो उनको डर लगा। यही बात है। उसके बाद 1887 मैंने आपको लिखवाया था कि लॉर्ड डफरिन कहते थे कांग्रेस कौन है? सेडिशनिस्ट ब्राह्मण है, ठीक है, डिसलॉयल बाबूज है, या फिर माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, क्योंकि कांग्रेस से फिर उन्होंने डिफेंस इख्तियार कर लिया अंग्रेजों में। ठीक है, और 1887 में क्या हुआ? अगर आप मुझे किसी कुछ याद नहीं किया, पढ़ते नहीं वो 1857 1887 तो कम हो गया। 1887 में क्या हुआ था? सर सैयद अहमद खान मुस्लिम्स में रिफॉर्म ला रहे थे। ठीक है, राजा बनारस थे सर, इन दोनों को मिलकर हमने क्या किया? हिंदूज को अपील करने के लिए राजा बनारस को आगे रखा, सर सैयद अहमद खान को मुस्लिम्स को अपील करने के लिए रखा। इन लोगों को कहा कि आप अपनी अपनी पार्टीज को बोलो, अपने अपने रिलीजन्स को बोलो कि आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करनी। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया? जैसे सर सैयद अहमद खान थे, वो कांग्रेस के साथ थे। वो कहते थे मुस्लिम्स को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अभी तक नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 1863 में मैंने आपको कहा था एक किताब आई थी इंडियन मुसलमान, उसमें दिखाया गया था कि मुस्लिम सबसे पिछड़े हैं, एजुकेशन के लिहाज से भी सबसे पिछड़े, जॉब्स मुस्लिम्स के पास है नहीं है। ठीक है, और गरीबी रेखा में भी सबसे ज्यादा मुस्लिम था, दलित के साथ। तो ये चीज जब सर सैयद अहमद खान रिफॉर्म लाना चाहते थे, वो चाहते थे कि अंग्रेजों के करीब रहे मुस्लिम, और सबसे पहले अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें। एजुकेटेड होंगे, मासेस एजुकेटेड होगी, तभी जाके तो रिफॉर्म आएगा। जब एजुकेशन के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं होगा तो वो कैसे रिफॉर्म आएंगे? हमने देखा था कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट मैंने आपको पढ़ाई थी कि काफी ज्यादा खिलाफ भी थे सर सैयद अहमद खान, काफी मुस्लिम के खिलाफ है। देवबंद मूवमेंट भी थी, वो भी इनके खिलाफ थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? हम चलते रहे आगे, आहिस्ता आहिस्ता इसमें क्या हुआ? कुछ नए नए चेहरे आए कांग्रेस में। कौन कौन से चेहरे आए? मैंने बात की थी बाल गंगाधर तिलक साहब। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक साहब ने कौन से न्यूज़पेपर लिखे थे?
दिलीप को नहीं कहते थे लाइन ऑफ पंजाब यार, वो लाल लाजपत राय को कहते थे, जिनको केसरी पंजाबी कहते थे। कौन कौन सी न्यूज़पेपर लिखे थे यार, मैंने 3 बार लिखा, बोली 3 बार लिखा, बोला था याद रखना 3 बार स्टार लिखा है। ये तो बेचारे नए बच्चे आप तो पुराने हैं यार, कौन से 3 बार लिखा है कि लिखा है बोर्ड? मैंने कहा था हैरी बेसिक, तो बाद में देखो मैंने कहा था 2 न्यूज़पेपर लिखे थे, एक था केसरी, एक था मराठा। केसरी किस लैंग्वेज में था? मराठी में। मराठा इंग्लिश में था, ये उसने याद रखना, ठीक है। उसके बाद एक और बंदे आए जिनका नाम था अरबिंदो घोष, ठीक है, जिन्होंने लिखा था न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड, न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड, ठीक है। और उन्होंने एक और चीज लिखी थी जिसका नाम था वंदे मातरम, न्यूज़पेपर उनका था वंदे मातरम, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम किसका न्यूज़पेपर था? अरबिंदो घोष का था, एग्जाम में पूछते हैं वंदे मातरम, लिख लो वंदे मातरम, ये शायद मैंने आपको रिफाइन कर दिया। ये मॉडरेट फेज था पहला, है ना, 1885 से 1905। अब जब दूसरा फेज आया ना, जिसे हम बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज, वो था 1905 से 1917। किसी किसी की जगह 1919 में लिखा है, वो भी ठीक है, पर 1905 से 1917 में ले लेंगे, ठीक है। ये फेज को हम बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज। वंदे मातरम किसके न्यूज़पेपर? अरबिंदो घोष, जो मैंने कहा था ये बॉम्ब भी बनाते थे। यार अरबिंदो घोष की कहानी मैंने आपको सुनाई थी, क्या कहा था मैंने कहा था कि ये बॉम्ब बनाते थे। 1907 में जब सूरज स्प्लिट हुआ तो उसके बाद क्या किया गवर्नमेंट ने कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी अपनाई। क्या मॉडरेट्स को अपीस करने की कोशिश की, एक्सट्रीमिस्ट को सभी को जेल में डाला, अरबिंदो घोष को भी जेल में डाला। उनका केस किसने लड़ा था? देशबंधु जी को कहते थे, CR दास, ठीक है। केस उनका जब लड़ा तो केस जीते CR दास, उसके बाद उनका नाम पड़ा देशबंधु। अरबिंदो घोष ने रिटायरमेंट ले ली और वो कहाँ चले गए? आश्रम। कहाँ मैंने बताया था? पौंडीचेरी में उन्होंने आश्रम खोल लिया और वहाँ से नेशनल मूवमेंट से हमेशा के लिए रिटायरमेंट ले ली, ठीक है। 1905 से 1917 में क्या हुआ था? 1905 में हुआ था, मैंने कहा था आपको कि बंगाल का एमेंडमेंट सबसे पहले हुआ था, बंगाल की पार्टीशन अनाउंसमेंट हुई थी 1903 में। जब 1903 में अनाउंसमेंट हुई बंगाल की पार्टीशन का, ये ऐसे लिख लेना, ये पहला मॉडरेट फेज, एग्जाम में सीधा पूछते हैं कि मॉडरेट फेज कब से कब तक था? 1885 से लेकर 1905 तक, ठीक है, लिख दिया, मैं मिटा दूं इसे। दूसरा फेज है एक्सट्रीमिस्ट फेज, 1905 से 1917, ये एक्सट्रीमिस्ट में लिख लेता हूं। एक्सट्रीमिस्ट फेज देखा, लिख लो, मैं इसको मिटा दूं, लिख दिया। मैंने कहा था 1905 सेशन हुआ था बनारस में, गोपाल कृष्ण गोखले थे। जब 16 अक्टूबर 1905 को अनाउंस हुआ कि बंगाल को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, कौन कौन से हिस्से थे वो? मैंने बताया था आपको, पूरा स्कीम किया था, कौन कौन से हिस्से थे? मैंने कहा था बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है। शो क्या किया जा रहा था कि बंगाल में 78 मिलियन आबादी है, इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पे हमें डाउट आता है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ पे, हमें इसको गवर्न करने में, क्योंकि 78 मिलियन आबादी बहुत बड़ी आबादी है। लेकिन एक रीजन ये भी था कि बंगाल वॉज द नर्व सेंटर ऑफ एवरी मूवमेंट, ठीक है। तो बंगाल को इन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम किया, शाबाश, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। मैंने बताया था ईस्ट बंगाल में क्या था, मुस्लिम्स थे, उसकी ढाका की कैपिटल बना दी। मुस्लिम्स डिवाइड हो गए, हिंदू मुस्लिम ने डिवाइड फिर से स्टार्ट कर दिया, आप ही नहीं होना। दूसरा इन्होंने किया वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में क्या था, उस टाइम पे बिहार भी था, उड़ीसा भी था। बंगाली जो लोग थे वो बंगाली बोलते थे, लेकिन जब बिहार और उड़ीसा में उसके साथ उनको डिवाइड किया तो वहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोग भी थे। तो बंगालियों को बंगाली में ही उन्होंने क्या कर दिया, माइनॉरिटी में लेके आ गया, ताकि मूवमेंट सप्रेस हो। फिर मैंने आपको बात की थी कि 1911 में एनरोलमेंट ऑफ पार्टीशन की थी, कलकत्ता से शिफ्ट की थी कैपिटल दिल्ली में, याद है सबको? ये मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ये मैंने क्लास में पढ़ाया, ठीक है। आप मुझसे किसी से कॉपी ले लेना, जहाँ कुछ समझ नहीं आएगी मुझे बताना, ठीक है, या फिर और क्लासेस लगे तो मैं वहाँ पढ़ा दूँगा। अब मैंने आपको कुछ न्यूज़पेपर लिखवाए थे, किसी को याद है संजीवनी? मैंने कहा था संजीवनी थी जहाँ पे सबसे पहले बाइकआउट किया था, किसने लिखी थी संजीवनी? न्यूज़पेपर थे, एक था, ये लिख लो, फिर से लिख लो, स्टार लगा दो इनको, गीता भाजी, ये पहले जी है, ये पहला है,
दूसरा लिखिए, दूसरा था तीसरा था, ये जो मैं फैक्ट्स लिखवाता हूँ ये याद कर लिया करो, एग्जाम में सीधा पूछते हैं। संजीवनी नहीं, संजीवनी, संजीवनी का ये डबल है। चलो लिखो अब इसके बारे में। ये बी है, एक चीज याद ना, ये हितावादी है। अगर हितावाद हुआ ना, बी हुआ यहाँ पे, तो वो लिखी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। वो मैं साइड लिख लेता हूँ, तो कंफ्यूज हो जाओगे। गोपाल कृष्ण गोखले, गिरीश, GIRISH, गिरीश चंद्र घोष। इनको डबल स्टार लगा लो, क्योंकि इन न्यूज़पेपर में से एक सीधा पूछते हैं, वहां पर एक और, एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये लिख लो, मैं बता सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर को बोलता हूँ। सबसे पहले बाइकआउट का किस न्यूज़पेपर में आया था? किसी को आइडिया? मैंने बताया था क्लास में, मैंने क्लास में पढ़ाया था कि बाइकआउट का, स्वदेशी मूवमेंट का बाइकआउट जिसने कहा था कि सबसे पहले बाइकआउट पूछा करो, किस न्यूज़पेपर में था सबसे पहले आया? मैंने कहा था स्टार लगा देना, या फिर से लिख लो संजीवनी, इसके ब्रैकेट में लिखो बाइकआउट। फर्स्ट टाइम लिखना बाइकआउट फॉर द फर्स्ट टाइम। जिसको स्पेलिंग करनी है ना मुझे बोलता, बंगाली क्या है? गिरीश, GIRISH, गिरीश चंद्र घोष। देखो लिख दिया सबने? कोई बचा है इसने नहीं लिखो? जी भाई लिखो, लिखो चलिए। जहाँ से दिक्कत आ रही है मुझे पूछो, आप उसको मदद करना है। लिख दिया बेटा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जो हर एग्जाम में पूछते हैं, अब मैं लिखने वाला हूँ, ये याद रखना, भूलना मत। मैं क्लास में कल फिर पूछूंगा, याद रखना यार, पढ़ना शुरू कर। ये मैं आपको सारी बता रहा हूँ जो बंगाल में स्टार्ट हुई थी, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है ये वाई है, ठीक है? युगांतर, ये है, लिख लो, लिखो साथ मेरे साथ लिखो, YUGANTAR, युगांतर, भूपेंद्र नाथ दत्त। देखो लिख दिया? सब लिख दिया? स्टार लगा देना उसको और याद कर लेना घर जाके यार, ये इसको मैं कल फिर पूछूंगा। किसी एक दिन कम से कम यार मुझे ना खुश कर दिया करो, एक दिन पढ़ के आ जाया करो। लास्ट में मैं जब पूछता हूँ ना फिर लिखवा लेता हूँ, उसको बोलता हूँ उसको स्टार भी लगाओ, और घर जाके एक बार क्वेश्चन देख लेना, जो मैं स्टार लगवा रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन पूछता हूँ, ये भी याद रखो। अब मैंने आपको पहले बात की थी कि 1905 में जब पार्टीशन, एंटी पार्टीशन मूवमेंट बंगाल में स्टार्ट हुआ, ठीक है? उन्होंने क्या कहा था? बाइकआउट करो, फॉर्म पूछा। स्वदेशी मूवमेंट में उसे हम कहते हैं, क्यों? उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था विदेशी हटाओ स्वदेशी बनाओ। विदेशी बनोगे फॉर्मल, इनको हटाओ तो स्वदेशी बनाओ। उस टाइम पे लॉर्ड कौन थे? वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, मैंने बताया था। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कांग्रेस इज टोटलिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट एम्बिशन व्हाइल इन इंडिया इज टू गिव इट अ पीसफुल डिवाइस। कांग्रेस के बहुत खिलाफ थे, ठीक है? कांग्रेस के रिलेटेड हमने थ्योरी भी पढ़ी थी स्टार्टिंग में। कांग्रेस की ओरिजिन की थ्योरीज कौन सी थी? 3 तरह की थ्योरीज मैंने आपको बताई थी। पहली बताई थी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, जो मैंने कहा था विलियम वेडरबर्न ने एक टेओ ह्यूम्स की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उसमें उन्होंने सबसे पहले जिक्र किया था, और बाद में इसको लाला लाजपत राय ने भी और गोरवालकर साहब ने भी कहा था कि हाँ ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। फिर मैंने सेकंड थ्योरी बताई थी आपको, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में मैंने दत्त में लिखा था, हमने लिखा था
उसके बाद तीसरी थ्योरी मैंने कौन सी बताई सबसे इंपॉर्टेंट, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने कहा था कि अंग्रेजों ने हमें इस्तेमाल नहीं किया था, हम लोगों ने एक अंग्रेज को आगे रख के, एक ब्यूरोक्रेट को आगे रख के कांग्रेस की फॉर्मेशन करवाई थी। अगर हम खुद जाते अंग्रेजों के पास तो कांग्रेस कभी नहीं बनती। और फिर हमने आगे कल पढ़ा था खिलाफत मूवमेंट के बारे में। 1905 से 1917 हमने जब पढ़ा, हमने देखा कि कैसे कैसे एक्सट्रीमिस्ट की आइडिया आया। जब 1906 का सेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में, कौन थे उसके प्रेसिडेंट, दादा भाई नौरोजी, मैंने लिखा है। तो उसमें सबसे पहले कंसेप्ट आया था किसका, कुछ नहीं पढ़ा था, स्वराज का। मैंने कहा था सेल्फ गवर्नमेंट की बात, सबसे पहले स्वराज का कंसेप्ट आया था 1906 में कलकत्ता के सेशन में, दादा भाई नौरोजी थे प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि 1907 में क्या हुआ था, सूरज स्प्लिट हुई थी, शाबाश। वो क्यों हुई थी, क्या रीजन था उसका, शाबाश, क्यों अलग हो गया, व्यूज नहीं मिल रहे थे। और एक रीजन ये भी था, मैंने कहा था आपको, उनको बताया था मैंने जो क्लास में थे, कि एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक साहब को प्रेसिडेंट बनाया जाए, ठीक है। और ये जो मूवमेंट है ये सिर्फ बंगाल में एक तरीके से लिमिटेड की हुई है, इसको पूरे इंडिया में पैन इंडिया मूवमेंट बनाया जाए, ठीक है। तो उन्होंने कहा, एक्सट्रीमिस्ट ने कहा कि इस सेशन को आप जो सेंट्रल प्रोविंस के किसी इलाके में, सेंट्रल प्रोविंस कौन सा इलाका हो गया, मध्य प्रदेश के आसपास, ठीक। लेकिन नॉटरीज बहुत तेज है, और उन्होंने क्या किया, इसको कहा रखिए सेशन को सूरत में। सूरत में सेशन रखा तो कांग्रेस का एक रूल था कि जिस जगह जहाँ सेशन होगा वो प्रेसिडेंट ही बन सकता है। तो यही वजह है कि इन्होंने राज बिहारी घोष को बनाया प्रेसिडेंट। तो 1907 में क्या हुआ, सूरत स्प्लिट। फिर हमने आगे पढ़ा क्या हुआ कि क्रैकडाउन हुआ गवर्नमेंट का, एक्सट्रीमिस्ट को किसी को डाल दिया जेल में, कोई भाग गया, किसी ने रिटायरमेंट ले ली पॉलिटिक्स से, मॉडरेट के साथ इतना छेड़छाड़ नहीं हुआ, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने पढ़ा था कोमाकाटा मारो इंसिडेंट के बारे में, मैंने लिखवाया था वैंकूवर शिप का, जो याद है, पढ़ो पढ़ो, एग्जाम पास आ गया है, अब तो फॉर्म भी निकलने वाला है, अब तो पढ़ो। हाँ, उसके बाद मैंने गदर पार्टी के बारे में बताया था। क्या था उसका स्लोगन, कैप्शन क्या था उनका, अंग्रेजी राज का दुश्मन मैं 50 बार यहाँ बोल चुका हूँ। उसके बाद ये फेस चलता रहा, ठीक है। फिर 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी वापस आ गए। मैंने कहा महात्मा गांधी जी ने कौन सी पार्टी बनाई थी बात, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, कल हमने पढ़ा खिलाफत, चलो कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा खिलाफत मूवमेंट के बारे में, और मैंने बताया आपको ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी कब बनी थी। चलो खिलाफत डे था 23 नवंबर 1919। फिर मूवमेंट जब स्टार्ट हुई 1920 में, उसमें क्या हुआ कि 1921 में एक चीज लिखना याद है कि गांधी जी ने केसरी हिंद, जब लॉर्ड रेडिंग्स के साथ उनकी बहस हुई ना, लॉर्ड रेडिंग्स ने कहा कि जो जो पोर्शन अली ब्रदर्स ये जो थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने जो कहा था कि मुस्लिम्स को आर्मी से रिजाइन कर देना चाहिए, तो कुछ इनके पोर्शन है ये आप इनको बोलो हटा दें। लॉर्ड रेडिंग्स ने बड़ा दिमाग लगाया, पर महात्मा गांधी बाहर भी रहे 1893 से, उनको पता था ये क्या करना चाहते हैं, ये डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हर एक चीज़ जो वो बोल रहे हैं मैं उसको एंडोर्स करता हूँ, महात्मा गांधी जी का मैं उसकी सपोर्ट करता हूँ, मैं उन्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगा, वो जो बोल रहे हैं जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। गांधी जी ने जब ये कहा तो गांधी जी ने जनवरी 1921 में क्या दिया, अपना एक मेडल था उनको, केसरी हिंद, जो उन्हें दिया था लॉर्ड हार्डिंग। लिख दो, लिखा मैंने, लिखा था मैंने क्लास में, केसरी हिंद का मेडल था लॉर्ड हार्डिंग ने दिया था, वो उन्होंने वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक नेटल इंडियन एम्बुलेंस का कॉर्प्स, नेटल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स फॉरन में स्टार्ट किया था साउथ अफ्रीका में, नेटल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स। लिख लो, ये याद रखना, ये मैंने लिखवाया था इसलिए मैंने लिखवाना क्या, घर जाके पढ़ लिया करो, मेरे पे एहसान कर लिया करो। किसने हिंद मेडल किसने दिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। ये नाम देना, गांधी जी ने वापस कर दिया किसी इनका मेडल, ठीक है। उसी टाइम पे मैंने आपको कहा था कि एक इंसिडेंट होता है 5 फरवरी 1922। उस इंसिडेंट का नाम क्या था, कहाँ हुआ था वो, जिसकी वजह से मैंने कहा था कि ये मूवमेंट वापस ली गई थी। मैंने स्टार लगवाया था जो क्लास में होना ये आए थे। कौन सा इंसिडेंट मैंने लिखा था 5 फरवरी 1922 को,
हाँ दिलाया था, मैंने आपको बताया था। चौकी छोरा मैंने बोला था, चौकी छोरा यहाँ पड़ता है, उसका नाम नहीं लेना, चोरी छोरा है ये। सर 24 23 पुलिस वाले थे, चौकी एक पुलिस चोरी छोरा कहाँ पड़ता है, वाराणसी के पास में, ये पढ़ के आपकी यूपी होती है। यहाँ क्या हुआ था कि अब एक कुछ जो मूवमेंट स्टार्ट कर रहे थे लोग, उनके साथ पुलिस वालों की झड़प हुई। पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ के पुलिस स्टेशन ले आया, उन्हें मारने लगे। तो उनकी फैमिली वाले काफ़ी लोग आ गए, गाँव से काफ़ी लोग आ गए। उन्होंने क्या किया, उस पुलिस स्टेशन को पूरा जला दिया। कुछ लोग जिंदा बच के जो पुलिस वाले बाहर भी आ रहे थे ना, उनको भी उठा के मंदिर फेंके थे अपने गुस्से में। तो 23 लोग वहाँ मारे गए। तो गांधी जी को इस इंसिडेंट से काफ़ी ज़्यादा इख्तिलाफ हुआ और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मूवमेंट को वापस लिया। और दूसरा रीज़न मैंने क्या दिया था, क्या दूसरा रीज़न क्या था मूवमेंट के वापस लेने का, मैंने ट्रीटी लिखवाई थी। कौन सी ट्रीटी ऑफ, मैंने कहा था कि खलीफा बैठता था कहाँ पे, तुर्की में, जो उसको आजकल हम तुर्की कहते हैं। मैंने कहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो लोग हार गए थे, क्यों, क्योंकि वो लाइट पावर्स के खिलाफ थे, लाइट पावर्स जीती थी, सेंट्रल पावर्स हार गई थी, ठीक है। तो दो ट्रीटी सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, यही ट्रीटी है जिसने बाद में जर्मनी में हिटलर जैसे इंसान को जन्म दिया। ये मैंने लिखवाया था और मैंने कहा था इसे स्टार लगवा देना। यही ट्रीटी है जिसको जितने बड़े हिस्टोरियंस हैं सब कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसी ट्रीटी की वजह से हुई थी। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रिजल्ट के बाद ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, किसके साथ, जर्मनी के साथ। यही सबसे बड़ा रीजन था कि हिटलर का राइज इसी ट्रीटी की वजह से बाद में हुआ था, देखिए। और यही वजह थी कि उसने बाकी पोलैंड वगैरह पे अटैक किया, ठीक है। सेकंड मैंने आपको लिखवाया था सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था इस ट्रीटी को स्टार मार देना कि इंडिया में जो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी वो किसके खिलाफ हुई थी, अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों हुई थी, क्योंकि उन्होंने खलीफा के, जो खलीफा था वो तुर्की में था उस टाइम, ठीक है। जब तुर्की किसका हिस्सा थी, तुर्की थी, मैंने लिखवाया था जो था। अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स दो थे। अलाइड पावर्स में कौन थे, ब्रिटेन था, यूएस ने 1917 में ज्वाइन किया था, रशिया, ठीक है, फ्रांस भी था। ये लोग हार गए थे किससे, ये लोग जीत गए थे किससे, सेंट्रल पावर्स। सेंट्रल पावर्स में कौन सा, ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी, और सबसे बड़ा रीजन तुर्की, उसको ओटोमन एम्पायर भी कहते थे, वो भी एक हिस्सा था। अब खलीफा जब हार गए थे तो मुस्लिम्स में यहाँ भी घुसा। तो मुस्लिम्स ने जब देखा ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स पहले आई, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, उन्होंने कहा कि खलीफा के साथ आप ऐसे नहीं कर सकते, जितने रिलीजियस प्लेसेस हैं उनका होल्ड वापस दो खलीफा को, पहले डिमांड उनकी ये थी। दूसरा ये कहा था कि टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उनके पास सफिशिएंट टेरिटरीज होनी चाहिए जिससे उनकी इज्जत रहे। दो चीज़ों की डिमांड। लेकिन मैंने कहा था आपको कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ट्रीटी ऑफ सिविल्स जब हुई ना, याद लिख रहे ट्रीटी ऑफ सिविल्स, असल में ये मैं तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सब पढ़ाया क्लास में, आगे भी पढ़ना है इसलिए, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सिविल्स, इसको फिर से स्टार्ट करें। ये हुई थी ओटोमन्स के साथ, ठीक है, अलाइड पावर्स ने की थी। इसमें क्या हुआ था, इसमें उन्होंने कहा था ट्रीटी ऑफ सिविल्स में जितनी टेरिटरी थी ना उनको सिर्फ एक तुर्की का छोटा सा हिस्सा दिया, बाकी उनसे सब कुछ ले लिया। और रिलीजियस प्लेसेस पे क्या हुआ था, अरब में आप जो आप देख रहे हो, मोहम्मद बिन सलमान, ये सारे जो है ना, किंग सऊद बिन सलमान, ये सारे किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिन्होंने इनके खिलाफ रिवॉल्ट किया था ओटोमन्स के खिलाफ, अंग्रेजों के साथ थे, ठीक है। तो अंग्रेजों ने सऊदी अरेबिया को इनके हवाले कर दिया। अब मुस्लिम्स के जितने मेजर प्लेसेस हैं, एक मस्जिद अक्सा को छोड़ के बाकी सब मक्का और मदीना सऊदी अरेबिया में, ठीक है। तो सबसे बड़ा काज जो था इस मूवमेंट का स्टार्ट करने का, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन, ठीक है, वो यही था कि जो खलीफा है उसको आप क्या करो, इसको आप जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वो वापस करो इनके अंडर, और दूसरा इनको सफिशिएंट टेरिटरीज दो। जब ये दोनों काज डिफीट होता तो कहीं ना कहीं मूवमेंट डिले भी पड़ रही थी। और सबसे बड़ा रीजन जब यहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल पाशा आए, वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे मॉडर्नाइजेशन। उन्होंने इस्लाम के सभी कुछ वहाँ बैन कर दिए, उन्होंने इवन लड़कियों को हिजाब पहनना भी बैन कर दिया पब्लिक में 100 साल के लिए तक, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, मस्जिद में जो लाउड स्पीकर वगैरह इस्तेमाल करते हैं ये सब उन्होंने बंद करवा दिया। उन्होंने कहा आप ओपनली किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट नहीं कर सकते हो, हमें यहाँ वेस्टर्नाइजेशन करनी है, यहाँ हमने मॉडर्निटी का कंसेप्ट लाना है और उसी लाइन्स पे अपनी कंट्री को आगे लेके जाना है। तो जब ये चीज़ हुई तो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को यहाँ जो इंडिया में थे उनको झटका लगा, और कहीं ना कहीं गांधी जी को भी लग रहा था चोरी छोरा के बाद कि यार ये मूवमेंट कहीं ना कहीं अब देरी पड़ेगी, क्योंकि जो इसका मेन काज था खिलाफत का वो तो अब डिफीट हो गया। तो यही रीजन है कि गांधी जी ने मूवमेंट को वापस ले लिया। जब उन्होंने मूवमेंट को वापस लिया तो अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाला, उन्हें 6 साल की सजा हुई। अब मैंने एक मूवमेंट में एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ लिखवाई थी कि बाइकआउट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जो कहा था हमारे गांधी जी ने,
कहा था ना बाइकआउट करो लेजिस्लेटिव काउंसिल। उनमें एक बंदा था जिसने उसकी बहुत खिलाफत की कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन को जाना चाहिए, सीआर दास, जिनको हम देश बंधु भी कहते हैं। और मैंने कहा था इन्होंने न्यूज़पेपर फॉरवर्ड भी लिखा है, फॉरवर्ड लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। लिखा हुआ सीआर दास ने बम नहीं बनाया, वो अरविंदो घोष ने बम बनाया, गलतफहमी मत करना, सीआर दास का रास्ता नहीं, बम नहीं बनाया। चलो आगे। सीआर दास ने 1922 में जब देखा कि गांधी जी तो जेल में चले गए, मूवमेंट भी खत्म हो गई, तो कांग्रेस का सेशन हुआ दिसंबर 1922 में। आज से हमारी क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, याद रखो दिसंबर 1922 देखो कांग्रेस का सेशन। अगर तुम लोग क्लास घर से पढ़ के आते मैं इतना टाइम नहीं लगाता यार मेरे वाइस करते। दिसंबर 1922 में सेशन हुआ कांग्रेस का, कहाँ हुआ? गया में। गया किसी को पता कहाँ पड़ता है? गया गया कहाँ पड़ता है? किसी को कोई आइडिया गया कहाँ पड़ता है? हमेशा बता कौन सा बिहार में, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट बने सीआर दास, ठीक है। अब सीआर दास ने कहा देखो यार ये थी, इन्होंने कहा यार देखो गांधी जी की जेल में चले गए, मूवमेंट कोई स्टार्ट अभी होने वाली नहीं है, तो क्यों ना हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो मेरा पहला आइडिया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसके लिए मैं अपनी पार्टी बनाई और लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट करें कांग्रेस में। इनको बोलते थे प्रो चेंजेस, ठीक है। इसमें कौन था मेरे साथ? थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के वाले साहब। मोतीलाल नेहरू लिख लो, मोतीलाल नेहरू लिखो। प्रो चेंजेस, प्रो प्रो मतलब जो चेंज के हक में होते हैं, जो चाहते हैं कि तब्दीली आनी चाहिए। नारे लगते हैं तब्दीली आ रही है, तब्दीली, ये लोग कहते हैं कि तब्दीली आनी चाहिए। लिख लो कौन कौन से बंदे थे? सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, प्रो चेंजर। हाँ प्रो चेंजर्स, जो कहते थे कि हाँ कांग्रेस को लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जितने भी कानून बनते हैं सब पार्लियामेंट में बनते हैं, ठीक है। हम वही मुखालफत करेंगे इनकी, वही बताएंगे कि ये कानून हमारे लोगों के लिए मुखालफत करेगा, ये कानून हमारे लोगों के लिए सही नहीं है, तो हम कुछ ना कुछ अपने लोगों के लिए तो कर रहे हैं, बधाई कर रहे हैं। तो ये कहते थे कि ऐसा होना चाहिए। विठल भाई पटेल भी लिखो, विठल भाई पटेल, मैं बताऊंगा इनके बारे में आगे ना कि कौन थे। विठल भाई पटेल, और एक लिखो एनसी केलकर, ये नाम सब प्रोजेनस में डालो जो मैंने बताया। हाँ, और एक एनसी केलकर, एनसी केलकर, एनसी केलकर। अब कुछ तो प्रो चेंजेस थे, कुछ थे नो चेंजेस, जो कहते थे नहीं। जब गांधी जी ने कह दिया था कि हमें बाइकआउट करना है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, तो मूवमेंट हो या ना हो हमें बाइकआउट ही करना है, कुछ भी हो जाए। नो चेंजेस में कौन थे? लिखो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नीचे लिखना प्रो चेंजेस अलग, नो चेंजेस अलग, नो 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 चेंजेस, नो चेंजेस, जो कहते थे कि तब्दीली की कोई जरूरत नहीं है, जैसे हमने अभी बाइकआउट किया हुआ है तो बाइकआउट रहने दो। महात्मा गांधी जेल में थे, हाँ वो नो चेंजेस को सपोर्ट करते थे। मैं बताऊंगा, जल्दी लिखो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखो। वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल को मैंने क्या बताया था? सरदार किस मूवमेंट में उनको सरदार कौन सत्याग्रह था जिसमें उनको सरदार दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रेसिडेंट में बरदोली सत्याग्रह, शाबाश, मैंने इनको पढ़ाया भी था। लिख लो ब्रैकेट में फिर से, वल्लभ भाई पटेल, आगे लिखना ब्रैकेट में सरदार, टाइटल बरदोली सत्याग्रह। वल्लभ भाई पटेल जो इंडिया के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, होम मिनिस्टर भी थे, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और जिनका कहाँ, जिनका वो सबसे बड़ा स्टैच्यू वर्ल्ड का कहाँ बना हुआ है? गुजरात में है। सरदार टाइटल का मिला था इनको कहाँ? बरदोली, बरदोली सत्याग्रह मैंने लिखवाया था क्लास में, बड़ी बात लिखा। देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद लिखा, सबसे बड़ी बात यहाँ लिखो जवाहरलाल नेहरू। देखो एजुकेशन का क्या बेनिफिट होता है हमारे यहाँ सोसाइटी में? अगर हम माँ बाप के खिलाफ कुछ बोलेंगे ना, पहली गलती ये आती है कि घर से बाहर निकाल देंगे, बोलते हैं। यहाँ देखो मोतीलाल नेहरू किस तरफ है? प्रो चेंजेस की तरफ, और जवाहरलाल नेहरू किस तरफ है? ये बहुत बड़ी बात है, लिख दिया। अब गांधी जी सपोर्ट करते थे नो चेंजेस। गांधी जी से जब जेल में मिलने के लिए गए, उनसे प्रो चेंजेस बने, उन्होंने अपनी डिमांड रखी कि हम ऐसे ऐसे चाहते हैं। तो एक बार तो वो कन्विंस नहीं हुए, लेकिन काफी बार उनके जाने के बाद गांधी जी भी इनसे कन्विंस हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, कांग्रेस को डिवाइड मत करो,
जिसको इलेक्शन लड़ना है वो लड़े। अब गांधी जी जेल पे बीमार भी हो गए, मैंने बताया था 6 साल की जेल पर वो बीमार हो गए। तो अंग्रेजों ने बोला कि जेल में तो नुकसान हो गया, ये जेल में हुए ना होते और लोग हम पे गुस्सा ना निकालें, इसलिए उनको बाहर निकालो, बाहर क्या पता पूरे भी हो जाएंगे तो कोई मसला नहीं। तो 1924 में ही उनको स्टार्टिंग में छोड़ दिया, ठीक, गांधी जी को छोड़ दिया 1924। अब 1924 में एक सेशन होता है बेलगांव में, बेलगांव का पड़ता है आजकल पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है। याद रखना, लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि गांधी जी सिर्फ एक ही बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं और वो सेशन था 1924। 1924 सेशन हुआ था बेलगांव, ये लास्ट में है, ठीक है। उनके बने थे मैंने बताया था हमने हिंद स्वराज लिख दी गुजराती में, बताया था। एक किताब हमने और भी लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, वो भी लिखो, उनके साथ डाल दो ब्रैकेट, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इंग्लिश में जो थी ना अपनी हिंद स्वराज, वो गुजराती में, ठीक है। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू के साथ लिख लो एक किताब उनकी बड़ी फेमस है हिस्ट्री में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत अच्छी किताब है। अभी आपके पास टाइम नहीं है, एग्जाम आने वाला है, वरना आप वो पढ़ते द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पर लाइफ में एक बार वो किताब जरूर पढ़ें, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू के साथ। इसमें उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के बारे में बताया कि अशोका से लेकर पहले आर्यन सिविलाइजेशन की उन्होंने बात की है, कैसे अंदर आई, उससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की पूरी बात की, ठीक है। 1900 तक जितना भी इवेंट्स हुए हैं पूरी हिस्ट्री में इंडिया की, सब इन्होंने लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि प्रो जनरेशन से हमने इलेक्शन लड़ा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में टिप्पणी होगी, ठीक है। 1925 में एक सेशन होता है, उसमें कुछ खास नहीं है, पर इंपॉर्टेंट इसलिए है 1925 का सेशन क्योंकि उसमें पहली हिंदुस्तान की एक लेडी थी जो प्रेसिडेंट बनी थी, और वो कानपुर में हुआ। मैंने बताया था कौन सी लेडी थी हिंदुस्तान की पहली, एनी बेसेंट आइरिश थी, सरोजिनी नायडू, शाबाश। 1925 देखो, 1925 कानपुर सेशन, ये सेशंस मैं लिखवा रहा हूँ, ये याद रखना कौन सा सेशन जो इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ। 1925 सेशन कांग्रेस का कानपुर सेशन 1925 कानपुर 35 सरोजिनी नायडू 25 सरोजिनी नायडू इज द फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट। वैसे फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट कौन सी बनी थी, मैंने 3-4 बार बोला, एनी बेसेंट। कौन सेशन में बनी थी? 1917 में, कलकत्ता के सेशन। मैंने लिखवाया होगा पीछे, काफी जब देखोगे ना, पढ़ोगे कभी जिंदगी में तो याद करोगे। चलो, 1925 का कानपुर में हुआ, सरोजिनी नायडू बनी, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी। एनी बेसेंट आयरिश लेडी थी, बहुत थियोसॉफिकल सोसाइटी भी चला रही थी, मैंने कहा था। उन्होंने किताबें लिखी थी, कौन सी किताबें लिखी थी? मैंने किताब एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर तो थे उनके दो, कॉमनवेल्थ या कॉमनवेल्थ या फिर नो इंडिया। एक किताब लिखवाई थी मैंने, इनको बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। क्या बताया था मैंने, जिसमें उन्होंने बताया था कांग्रेस कैसे फॉर्मेशन हुई थी। यार स्टार लिखवाया था, 2 बार लिखा है इस बोर्ड में। लास्ट कुछ ऐसा नाम लगता है, वो इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम, फिर से लिखो ये किताब, याद रखना। देखिए ये किताब पूछेंगे एग्जाम में, याद रखना होगा, मत भूलना, इंपॉर्टेंट किताब है ये। तुम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हो। तुम लोगों ने गजनी मुझे लगता है 3-4 बार देखी है, तभी तुम भूल जाते हो। गजनी मुझे देखी है, 15 मिनट के लिए याद रखते हुए तुम क्लास में। इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम, देखो ओ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम, ये एनी बेसेंट ने लिखी है किताब। इसमें उन्होंने क्या लिखा है, इसमें उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में भी कहा। मैंने कहा था कि एक थियोसॉफिकल सोसाइटी थी अदियार में, पढ़ाया था ना मैंने, ये आपको समझ नहीं आ रही कि आप पहली क्लास में आप खाली लिखते हो, क्योंकि मैंने तो पूरी कहानी सुनाई दी है, कोई फर्क नहीं पड़ा मुझको। चलो देखो, मैंने कहा था WROUGST रॉट फॉर फ्रीडम। मैंने बताया था आपको कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट थ्योरीज आई हुई, उसमें से एक थ्योरी वो इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम में एनी बेसेंट ने दी थी। उसने कहा था लगभग 1884 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के साथ 23-24 इंसान थे जिन्होंने क्या किया था, मीटिंग की थी कहाँ पे, अदियार में, ठीक है। अदियार में क्या था, थियोसॉफिकल सोसाइटी के इंडिया में हेडक्वार्टर थे। वैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी यूएस में होती है, मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है। तो
तो अदियार में था, तो वहीं से एक दिन था जब वहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स ने आपस में बात की, तो उसके बाद ही इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में फॉर्मेशन हुई। ये थी वो इंडिया रॉड फॉर फ्रीडम यानी बेसिकली लिखा 1925 तक पहुंचे थे ना कानपुर तक। इससे कॉन्वर्सेशन हुई। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जो आपके जो प्रो चेंजेस थे ना, इन्होंने काफी कुछ तब्दीलियां लाने की कोशिश की। हम पढ़ेंगे आगे, पब्लिक सेफ्टी बिल आया 1928 में, उसके खिलाफ ये बोले। ठीक है, बाकी डायरेक्ट प्रोविंसेस मैं जब आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ाऊंगा, सारे मैंने नहीं पढ़ाए, लास्ट में पढ़ाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा डायरेक्ट की इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, डायरेक्ट होता है डबल रूल। ठीक है, उसके खिलाफ भी ये बोले, लेकिन इनकी कोई इतनी चल नहीं रही, तो इनमें से आधे लोगों ने रिजाइन कर दिया। और 1925 की स्टार्टिंग में क्या हुआ कि सीआर दास जो थी, इन बेचारों की डेथ हो गई, क्योंकि सीआर दास ने एक पार्टी भी बनाई थी 1923 में, लिखना स्वराज कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफत खिलाफत मैं लिखूंगा। हाँ, इन्होंने पार्टी बनाई थी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। देखो मैंने क्या बताया, सीआर दास ने कौन सा सेशन लिया, किसके प्रेसिडेंट थे वो, किस सेशन के, अभी लिखवा है आपको 1940। शाबाश, क्या मैं सेशन हुआ यार, बोलो यार, ये भी लिखा है 15 मिनट तो याद करो। स्वराज पार्टी। अब मैंने कहा कि उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हमें क्या करना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में हिस्सा लेना है, ये सी है। अब क्या हुआ, आदिल ने नहीं सुना, तो इन्होंने अपनी पार्टी बनाई कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, खुद को बनाया प्रेसिडेंट। मोतीलाल नेहरू को कहा कि आप सेक्रेटरी हो, लिख लो मोतीलाल नेहरू उसके सेक्रेटरी थे। ठीक है, लिख दिया मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी, ये भी लिख देना। 1923। ठीक है, अब क्या हुआ कि सीआर दास साहब 1925 की स्टार्टिंग में गुजरे थे, तो मोतीलाल नेहरू अकेले बच गए। उन्होंने कहा यार ये पार्टी मैं तो नहीं चला सकता, मैं वापस जा रहा हूँ कांग्रेस में, तो उन्होंने फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर। ठीक है, तो ये पार्टी खत्म हुई। अब इन्हीं में क्या था, दो चीजें में एक ग्रुप आया है, ऐसा आया जिसको हम बोलते हैं हम रिस्पॉन्सिविस्ट। वो क्यों बोलते हैं मैं बताता हूँ। 1925 में क्या हुआ, मैंने सबसे पहले कहा कि 1906 में मुस्लिम लीग बनी, तो मुस्लिम्स की बात कर रहे थे। अब 1925 में बनी राष्ट्रीय स्वयं सेवक, 1925 में बनी। इन लोगों ने कहा कि उन्होंने हिंदू कल्चर की बात की, जैसे वो मुस्लिम लीग मुस्लिम कल्चर की बात करते थे, उन्होंने बात की हिंदू से। उन्होंने कहा हिंदूज के भी राइट्स हैं, और हिंदूज के जो रिलीजन है उसके साथ ब्रिटिश को इतना इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इन्हीं से इंस्पायर होकर कुछ ऐसे लोग थे प्रो चेंजेस में जो हिंदू हित की बात कर रहे थे। जैसे मुस्लिम हित की बात पहले चल रही थी, अब हिंदू हित की बात चल रही थी, जिनको हम बोलते हैं रेस्पॉन्सिविस्ट। लिख लो देखो मेरी बातें आपको समझ नहीं आ रही होंगी, जो मैं फैक्ट लिखवा रहा हूँ ये जब पढ़ोगे तो अच्छे से तो मुझे याद रखोगे कोई बात, बोलोगे सब पढ़ा। रेस्पॉन्सिविस्ट देखो, रेस्पॉन्सिविस्ट लिखो। लिखो इसमें कौन कौन था, एरो लगाओ, आगे लिखो मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, किसी को उनके बारे में पता? मदन मोहन मालवीय, MALVIYA, मदन मोहन मालवीय। आगे कॉमा डाल के लिखो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, जिनको केसरी पंजाब भी कहते थे या लॉयन ऑफ पंजाब भी कहते थे, लाला लाजपत राय। ठीक है सर? यस सर। और एक और नाम डाल दो ऊपर से, NC केलकर, जो मैंने ऊपर लिखा है NC केलकर। अब प्रो चेंजेस में जो मेजर थे, सीआर दास साहब, मोतीलाल नेहरू साहब, उनने तो कांग्रेस वापस ज्वाइन कर ली। इन लोगों ने कांग्रेस वापस ज्वाइन की। इन लोगों ने कहा, लिखो आगे एरो डाल के, प्रोटेक्ट द हिंदू इंटरेस्ट। हिंदूज के इंटरेस्ट की बात करते हैं कि हिंदूज के भी इंटरेस्ट हैं, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। वहाँ पे पार्लियामेंट में हिंदूज के इंटरेस्ट, INTEREST इंटरेस्ट। ठीक है, लिख लिया आपने? एक चीज याद रखना, एक कमेटी बनी थी जब ये लोग गए ना पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले, उन्होंने काफी वहाँ हल्ला किया, तो एक कमेटी बनी। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में जो अपने डायरेक्टली लाई है ये सही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें था एक ट्रांसफर और रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट। हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990। फिलहाल खाली ये याद रखना कि डायरेक्टली जो इंट्रोड्यूस की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में, उसके खिलाफ है। तो एक कमेटी बनी, 10 मिनट, मुदीमन कमेटी।
MUDDIMAN मोदीमन पार्टी, ठीक है। एरो डाल के लिखना आगे डायरकी, ये डायरकी के ऊपर बनी थी, ठीक है। डायरकी DYARCHY, डायरकी का मतलब होता है डबल रूल, ठीक है। डायरकी देखा DYARCHY, डबल रूल लिखो, उसको ब्रैकेट में लिखो डबल रूल। इस कमेटी में 4 बंदे थे, 4 डबल रूल, DOUBLE डबल रूल। इस कमेटी में 4 बंदे थे, आपको खाली 2 याद रखने, 4 हिंदुस्तान के खाली 2 याद रखने। कौन कौन से लिखो। मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा था जब लखनऊ पैक्ट हुआ था, मैंने लिखवाया था क्लास में। देखो मैं टॉपिक्स इंटरलिंक कर रहा हूँ, क्यों? ताकि आपको याद रहे, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना को 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, मैंने क्लास में लिखवाया था कि सरोजिनी नायडू ने कहा था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। नहीं याद था, मैंने लिखवाया था, क्लास था लखनऊ पैक्ट लिखवाया था। चलो कोई नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना लिखा, और एक और लिखो तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू, ये 2 याद रखने आपने, और कोई नहीं याद लिख रहा हूँ। तेज बहादुर सप्रू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये भी थे, मैं आगे बढ़ूंगा बताऊंगा। देखो मैं टॉपिक्स को इंटरलिंक कर रहा हूँ क्योंकि आपको, ताकि आपको याद रहे सब, ठीक है। इसलिए मैं पीछे भी जा रहा हूँ, आगे भी जा रहा हूँ। तेज बहादुर सप्रू लिखो, लिख दिया, सबने लिख दिया। यस सर। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में एक चीज थी, वहाँ एक प्रोविजन था कि हर 10 साल के बाद हम एक कमेटी बनाएंगे, ठीक है, स्टैट्यूटरी कमेटी बनाएंगे, जो क्या करेगी, जो देखेगी कि जो हमने पिछले एक्ट जो लाया है वो सही से इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया तो 10 साल कितने हो गए? 1928 या 1929 में एक कमेटी बनाने वाले थे, लेकिन फरवरी या मार्च 1927 में उन्होंने एक कमेटी का अनाउंसमेंट की जिसका नाम था साइमन कमीशन। आपने सुना गो साइमन गो बैक, फिल्म में भी देखा होगा किसी को, गो साइमन गो बैक, क्या था? देखो साइमन कमीशन, मैं लिखूंगा। हर 10 साल के बाद कमेटी बननी थी, लेकिन ये 10 साल के बाद नहीं बनी, ये 7-8 साल के बाद उन्होंने 1927 में अनाउंस कर दिया, ठीक है। 1919 के बाद 1928 में 27 में आ गए, याद रखो। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन लिखना, रिकमेंडेशन ब्रैकेट लिखना, रिकमेंडेशन ऑफ लॉर्ड आइविन। साइमन कमीशन, लॉर्ड आइविन, नाम बताओ। लॉर्ड आइविन, ये लॉर्ड, ये गांधी इवन बैक आगे हुआ था, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। लॉर्ड आइविन, इनकी रिकमेंडेशन थी, उन्होंने कहा एक कमेटी बनाओ, ठीक है, स्टैट्यूटरी कमेटी, जो देखेगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में क्या क्या, लॉर्ड IRWIN, ठीक है। मैंने कहा जैसे कि 10 साल के बाद एक कमेटी बननी थी, उन्होंने 8 साल के बाद बना दी, 1927 मार्च में उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, ठीक है। उन्होंने कहा 7 मेंबर्स थे इस कमेटी में, चेयरमैन थे इसके सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन, इसीलिए इस कमेटी का नाम पड़ गया सर साइमन कमीशन, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें एक भी हिंदुस्तानी नहीं था, एक भी हिंदुस्तानी नहीं था, सब अंग्रेज थे। तो जब कांग्रेस को ये बात पता चली तो कांग्रेस का सेशन हुआ 1927 में, ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट थे कौन? MA अंसारी। लिखो आगे, कांग्रेस सेशन 1927 लिखो। कांग्रेस सेशन मद्रास में हुआ था 1927। मद्रास कहाँ पड़ता है? किस स्टेट में पड़ता है मद्रास? मैंने लिखवाया था यार के पास, कहाँ पड़ता है मद्रास? कौन सी स्टेट है? वो मैंने तमिलनाडु में बताया कि मद्रास तमिलनाडु को होता है। चेन्नई, चेन्नई सुपर किंग पता है IPL में? यस सर। वो भी तमिलनाडु में है, मद्रास, ठीक है। मद्रास में सेशन हुआ, MA अंसारी इसके प्रेसिडेंट थे, सेशन लिखो MA अंसारी, MA अंसारी। 1927 में सेशन हुआ कांग्रेस का मद्रास में। जब साइमन कमीशन उन्होंने मार्च में ही अनाउंस कर दिया कि साइमन एक कमेटी बिठा रहे हैं हम सर जॉन साइमन के अंडर, जिसमें 7 के 7 अंग्रेज हैं, तो
तो दिसंबर में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ उसका बना प्रेसिडेंट M.A. अंसारी। इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं करना, कोई बात नहीं, ऐसी याद है। इन्होंने क्या किया, साइमन कमीशन को रिजेक्ट किया। प्रपोजल इन्होंने बनाया कि साइमन कमीशन को हर एक हिंदुस्तानी रिजेक्ट करे। अमीन अंसारी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, वही कांग्रेस की पूरी कमेटी ने बनाया, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि हम साइमन कमीशन को रिजेक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि हिंदुस्तानियों के फ्यूचर के बारे में है, लेकिन एक भी हिंदुस्तानी नहीं है। क्या हिंदुस्तानी हम इतने काबिल नहीं है कि एक दो हिंदुस्तानी होते हैं हमारे फ्यूचर के बारे में डिसाइड करते हैं? हाँ, रिजेक्टेड साइमन कमीशन। अब जब ये बात हुई ना तो अंग्रेजों को थोड़ी बुरी लगी कि हिंदुस्तानी ये अपनी बात कर रहे हैं। हम तो हमेशा कहते हैं व्हाइट मैन सुपीरियरिटी, कि अंग्रेज जो पैदा हुआ है वो सुपीरियर है। हम लोगों को भी कहते थे ब्राउन रेस, ये तो इंफीरियर है, इनको उतने राइट्स नहीं मिल सकते। तो लॉर्ड बिरकिनहेड, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लॉर्ड बिरकिनहेड, देखो स्पेलिंग इनको लिख लो, बस मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट पढ़ाऊंगा, उसके बाद खत्म है, ठीक है ना। देखिए लॉर्ड बिरकिनहेड, फिर ने कहा यार अगर इतने पढ़े लिखे हो हिंदुस्तानी तो एक काम करो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना लो, खुद फ्रेम कर लो। इनने चैलेंज किया हिंदुस्तानियों को कि अगर इतने ही पढ़े लिखे हो आप 1927 के एंडिंग में यह है ना कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप हिंदुस्तानियों को लगता है कि आप अंग्रेजों जितने हो लाइक, तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही फ्रेम करो, खुद ही अपने राइट्स बताओ, हम भी देख लेते हैं कितने इंटेलिजेंट हो आप लोग। तो इसी पर क्या हुआ कि एक मीटिंग हुई बॉम्बे में, याद नहीं करना, खाली सुन लो। उसमें ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग, डिफरेंट लीग्स भी थी उस टाइम, वो सभी बैठे हुए। उन्होंने कहा कि यार ये तो चैलेंज है, और हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें, हम अपनी कमेटी बनाएंगे। कमेटी बनी, उसके प्रेसिडेंट किसको बनाया? उसका प्रेसिडेंट बनाया मोतीलाल नेहरू। ये वही मोतीलाल नेहरू थे जो सेक्रेटरी बने थे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के। तो मोतीलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया, लिखो मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट कमेटी का, ठीक है, नेहरू प्रेसिडेंट, देखो प्रेसिडेंट ऑफ द कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है। अब इसमें तेज बहादुर सप्रू भी थे, देखो तेज बहादुर सप्रू कॉमरेड, वो भी थे। सुभाष चंद्र बोस भी थे। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? मैंने बताया था कि ICS एग्जाम से उन्होंने रिजाइन किया था गांधी जी के, जब गांधी जी ने कहा था कि बाइकआउट करो, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विसेज को भी बाइकआउट करो। उन्होंने रिजाइन किया, मैंने कहा था तो ये कलकत्ता चले गए, नेशनल कॉलेज कलकत्ता, वहाँ प्रिंसिपल बन गए, ठीक है। लेकिन जब गांधी जी ने वापस किया, मैंने कल सैटरडे क्लास में बताया था कि जब गांधी जी ने कहा कि खिलाफत के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस करना, तब इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा था दिस इज द हिमालयन ब्लंडर, ये कांग्रेस वाले सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये मूवमेंट मासेस में फैल चुकी थी और इस मूवमेंट को रोकने का कोई फायदा ही नहीं है। ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, और सुभाष चंद्र बोस इस कमेटी के मेंबर थे, देखो, ठीक है। ये दूसरे कौन थे? तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, ये कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को अंग्रेजों ने चैलेंज किया। हम लोगों ने कहा कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनेंगे, फ्रेम करेंगे। उसके चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू, उनके साथ थे तेज बहादुर सप्रू भी, और उनके साथ थे सुभाष चंद्र बोस भी। उनके साथ एक और बंदे थे जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, वो भी इनके साथ। और ब्रैकेट में डाल दो सेक्रेटरी, इस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के सेक्रेटरी जवाहरलाल नेहरू थे। अब इनमें भी आपस में इख्तिलाफ थे, मैं बताऊंगा कैसे। ये कमेटी, इस कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है। अब इनमें आपस में इख्तिलाफ कैसे थे? सुभाष चंद्र बोस और जो जवाहरलाल नेहरू थे ना, ये थोड़े से सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले थे। मैंने आपको बताया था कार्ल मार्क्स के बारे में, मैंने बताया था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसको दास कैपिटल भी कहते हैं, बताया था, ऐसा मत देखो, बताया था, मुझे याद है। अच्छा, उस पर मैंने कहा था कि ये कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करो, प्रॉपर्टी किसी की भी अपनी जमीन या जायदाद नहीं होनी चाहिए, सब स्टेट को बिलोंग करनी चाहिए, और स्टेट को देखना चाहिए कौन कितना काम कर सकता है, उस हिसाब से उसको प्रॉपर्टी देनी चाहिए। प्रॉपर्टी रहेगी स्टेट के नाम पे, पर वो खुद डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ये इन्होंने कहा था, ठीक है। और इसी आइडियोलॉजी से क्या थे, जवाहरलाल नेहरू भी इंस्पायर थे और इवन आपके सुभाष चंद्र बोस भी इंस्पायर थे। तो इस कमेटी में क्या हुआ, इस कमेटी ने पहले लिखो रिकमेंडेशन, लिखो रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी में बता दूँ, रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी। अब ठीक 3 से 4 महीने के बाद 1928 में इन्होंने अपना क्या किया, इन्होंने अपना रिकमेंडेशन बताई, अंग्रेजों के सामने रखी। क्या थी रिकमेंडेशन, ये पढ़ो,
3-4 मिनट हो गई, क्लास लेट है ना, आपका ना एक फोटो चाहिए मैं ले लूँगा। इसी फोन में, ये जो फोन है ना इसी फोन में लेना है। ठीक है, वॉइस है ना आया हुआ, अच्छा आप सर का फोटो लेना है अच्छे से, ठीक है। देखो डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन क्या होता है? रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी। हाँ, डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन DOMINION। डोमिनियन में ये होता है कि डोमिनेंस, लिखो डोमिनियन स्टेटस विद इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। मैं पूरा समझाता हूँ, विद इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, लिखो जल्दी लिखो, डोमिनियन स्टेटस विद इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ठीक है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ क्या है? बेसिकली अराउंड 57 कंट्रीज या 58 कंट्रीज हैं जिनमें ब्रिटिश ने हुकूमत की। ठीक है, आज भी इंडिया भी, पाकिस्तान भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा है आज भी। ठीक है, उनमें क्या होता है, जैसे हम यहाँ से वहाँ क्या भेजते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री क्या जाता है, एम्बेसडर जाते हैं ना, हमारे फॉरेन एम्बेसडर होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री। यहाँ होता है ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन 58 कंट्रीज पे लगभग कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं इसमें जिनमें ब्रिटिशर्स ने राज किया। तो ये करते हैं, कॉमनवेल्थ का हिस्सा है आज भी। कॉमनवेल्थ क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है आजकल, जिसमें क्या है, इंडिया भी हिस्सा है और पाकिस्तान भी हिस्सा है। अब इंडिया से पाकिस्तान कोई जाएगा ना, तो एम्बेसडर नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर। क्यों? क्योंकि ये सिंबल दिखाते हैं कि यार ये सभी लोगों को ब्रिटिशर्स ने रूल किया हुआ। अब डोमिनेंस स्टेटस की बात की हमने, उन्होंने कहा कि हमें क्या चाहिए, जो डोमिनेंस होनी चाहिए वो ब्रिटिशर्स की हो, लेकिन सेल्फ गवर्नमेंट और छोटी मोटी गवर्नमेंट्स बनाने का हक हमें हो, अपने डिसीजन लेने का खूब हक हमें हो, हकूक जितने भी हैं हमारे वो हम खुद तस्लीम करें, ना कि अंग्रेज करें। ठीक है, दूसरा इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसपे मोहम्मद अली जिन्ना बहुत नाराज हो गए और मुस्लिम लीग वाले भी, इन्होंने लिखा, देखो नो सेपरेट इलेक्टोरेट, नो सेपरेट इलेक्टोरेट, क्योंकि मुस्लिम लीग की ये डिमांड थी कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, मुस्लिम्स सेपरेट वोट करें और सिर्फ मुस्लिम्स ही मुस्लिम्स के लिए वोट करें। इन्होंने रिजेक्ट किया इसको, इलेक्टोरेट, नो सेपरेट, नो सेपरेट इलेक्टोरेट, नो सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, इन्होंने कहा कॉमन इलेक्शन होगा, ठीक है, जहाँ पे सब इकट्ठे वोट करेंगे। हाँ, जहाँ मुस्लिम्स मिनॉरिटी में है, ये सिर्फ याद रखना, ठीक है, इस कमेटी ने कहा 1/3 रिप्रेजेंटेशन उनको हम दे सकते हैं, 1/3, लेकिन हम इनको सेपरेट इलेक्टोरेट की नहीं देंगे। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट था बात की, और इसी पे मोहम्मद अली जिन्ना और इनका डिफरेंस हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जब आई रिपोर्ट, इसमें एक इख्तिलाफ और भी था इस कमेटी में। इसमें गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस थे, वो कह रहे थे अब एक ऐसा वक्त आ चुका है जब हम पूर्ण स्वराज की बात करें। पूर्ण स्वराज क्या होगा? स्वराज था सेल्फ गवर्नमेंट की बात, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उन्होंने कहा हम पूर्ण स्वराज की डिमांड करें। तो मोतीलाल नेहरू बड़े थे, उन्होंने कहा नहीं यार, हम डोमिनियन स्टेटस हमें मिल जाए, बाद में देखेंगे पूर्ण स्वराज को, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, तो यही वजह है कि 1928 में जब कांग्रेस का सेशन हुआ, मोतीलाल नेहरू को क्या बनाया प्रेसिडेंट बनाया। देखो 1928 सेशन, मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट, ठीक है, मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट। इसमें लिखना, इन्होंने ये लिखो कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, द कमिटी, एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, इसने अपनी रिपोर्ट दी, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में एक चीज और भी थी। आज आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, आप पढ़ते हो फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, कहाँ सिखाते हैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो? शाबाश, पार्ट कौन सा? सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की जो बात की थी वो इस कमेटी ने की। देखिए फंडामेंटल राइट्स सबमिटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, आपने बोला सबमिटेड इट्स, द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। ठीक है, आगे लिखना फंडा, हाँ 1928 में क्या हुआ था, मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के। वहां पे क्या हुआ, जो ये कमेटी की रिपोर्ट थी ना, वो उन्होंने सबमिट की, द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, देखना, दिस रिपोर्ट आल्सो इंक्लूडेड फंडामेंटल राइट्स फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर इंडियंस। किसी रिपोर्ट ने आज से पहले फंडामेंटल राइट्स की हिंदुस्तानियों के लिए बात नहीं की। इसी कमेटी ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स भी इंडियंस को मिलने चाहिए इस रिपोर्ट में। ठीक है, देखो फंडामेंटल राइट्स वर आल्सो इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, और इसको स्टार लगा दो, क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है
कि किस कमेटी ने या किस रिपोर्ट में या फंडामेंटल राइट्स सबसे पहले कब हुए थे, किस सेशन में हुए थे, तो 1928 के सेशन में। ठीक है, अब लास्ट के 2 मिनट बचते हैं। मोदी फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो ना पॉलिटी में, फंडामेंटल राइट्स वो सबसे पहले इस रिपोर्ट में आए थे। ठीक है, इसको नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं, मोतीलाल नेहरू की थी, इसलिए इसको नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, आगे समझ। क्वेश्चन सीधा आता है एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम हो या एसएसबी का एग्जाम हो, कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियंस की सबसे पहले किस सेशन में बात हुई थी, याद रखना 1928 के सेशन में, और किस रिपोर्ट में बात हुई थी, याद रखना नेहरू। मोतीलाल नेहरू। अब कुछ यहाँ पे जो नौजवान तबका था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ कुछ लोग थे, मेन हीरो थे। ठीक है, वो इस रिपोर्ट से भी खुश नहीं थे, क्योंकि मैंने कहा उन्होंने बात की थी, वो किसकी बात कर रहे थे, पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे। शाबाश। सोचो, स्वराज सबसे पहले कब आया कांग्रेस के सेशन में? सबसे पहले आया 1906 में कलकत्ता के सेशन में स्वराज, जब दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट थे। अब हम बात करने वाले थे पूर्ण स्वराज की। अब आया जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया महात्मा गांधी जी ने 1929 सेशन, लाहौर सबसे इंपॉर्टेंट सेशन। देखो स्टार लगा दो इसको, 1929 सेशन लाहौर, लाहौर। देखो, जवाहरलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हाँ? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ही यार क्या करते हो? चलो, जवाहरलाल नेहरू ने था, अभी दिसंबर में हुई। ठीक है, लिख लिया? मैं बोलता हूँ कुछ लास्ट है, इसके बाद में जाऊँ। सुनो, बस 2 मिनट मुझे दे दो, उसके बाद में चला जाऊँ। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में दिसंबर में ये सेशन हुआ, और इसमें क्या था, नौजवान तबके ने कांग्रेस को पहली बार लीड किया। ये अभी नौजवान थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा कि द गोल ऑफ कांग्रेस इज टू अटेन पूर्ण स्वराज, विच मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इन्होंने एक डेट भी रख दी। इन्होंने कहा कि अगले साल 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे, हम पूर्ण स्वराज बनाएंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस बनाएंगे। और यही वजह है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉलिटी में पढ़ते हो कि बना था 26 नवंबर 1949 को था, लेकिन हम रिपब्लिक डे अपना मनाते हैं 26 जनवरी 1950। क्यों मनाते हैं? क्योंकि सबसे पहले पूर्ण स्वराज की जो बात की थी, उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1930 को हमें पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए। और इसमें एक चीज और भी हुई, 23 दिसंबर को उन्होंने मीटिंग ली। डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली ये चीज याद रखना। 31 दिसंबर 1929 में क्या हुआ, बैंक्स ऑफ रावी, रावी गुजरता है लाहौर के पास से भी गुजरता है। ठीक है, वहां पे इन्होंने क्या किया, उन्होंने पहली बार झंडा चढ़ाया। ठीक है, झंडा जो था हिंदुस्तान का पहली बार कब हुआ, याद रखना 1929 दिसंबर 31 को, और जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने पहली बार कांग्रेस का झंडा लहराया। लिख लो 31 दिसंबर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ एसएससी में, आपके बड़ी बार पूछा है कि ट्राई कलर का फ्लर व ट्राई कलर, याद रखना ट्राई कलर फ्लैग 31 दिसंबर 1929 को ऑन द बैंक्स ऑफ रावी। किसने करवाया था ये फ्लर किसने करवाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो फर्स्ट टाइम, देखो ट्राई फ्लैग, फ्लैग वाज होइस्टेड, वाज होइस्टेड, होइस्टेड क्या होता है? होइस्टेड लहराना। शाबाश। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द बैंक्स ऑफ रावी, रावी RAVI ज्योग्राफी में पढ़ोगे, रावी रिवर। ठीक है, लाहौर। आगे किसी को कोई समझ नहीं है यहाँ से पूछो, 2 मिनट का टाइम है, मैं निकल रहा हूँ, पहले पूछो।